चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना, जो हम लोग को याद रखिएगा आप लोग, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे। आप सोचिए, अगर जेई की बात करें, अगर आप नीट की बात करें, अगर आप एनडीए की बात करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जामों में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। फ्रिक्वेंटली मतलब आप देखो, जैसे उसमें आता है मास पुली प्रॉब्लम, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा इंक्लाइंड प्लेन में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, वो स्लाइड डाउन करता है, अब जाता है। ये वाले जो सारे क्वेश्चन है ये भी आपके उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को देखो अभी तक कॉन्सेप्ट पता हुआ था कि जब तक हम लोग मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो मोशन को हम लोगों ने दो ब्रांचों में बांट रखा था। पहला था हमारा काइनेमेटिक्स, पहला हमारा क्या था, काइनेमेटिक्स। और दूसरा हमारा क्या था, डायनेमिक्स। पहला हमारा था काइनेमेटिक्स और दूसरा था हमारा डायनेमिक्स। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, 2D मोशन, ये जो मोशन आप पढ़ रहे थे, उन सारों को हम लोग कंसीडर करते थे काइनेमेटिक्स में, और लॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी करते हैं आपका काय में, डायनेमिक्स में। तो क्या यहाँ पे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स ब्रांच होती है, इसमें क्या होता है, वी स्टडी अबाउट द मोशन, वी स्टडी अबाउट द मोशन without knowing its cause। समझना है कि नहीं है? हम लोग स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, पर बिना किसके जाने हुए, बिना जाने हुए कि उस मोशन के होने का कारण क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स आपका क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वी स्टडी अबाउट द मोशन with knowing its cause। ठीक है ना? इस पे हम क्या करते हैं, जिस वजह से आपका मोशन हो रहा है उस वाले मोशन के कारण को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और इस वाले काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी तो करते हैं पर कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इंदौर से भोपाल गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, क्या स्पीड थी, क्या वेलोसिटी थी, क्या एक्सेलरेशन था, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन मैंने कभी बोला कि बस के टायर चलने का कारण क्या था, बस के आगे जाने का कारण क्या था, नहीं बोला ना। तो ये सारा हम स्टडी करते हैं अंडर द डायनेमिक्स। कोई दिक्कत क्या? तो देखो ये चीज़ समझना डायनेमिक्स आज, क्योंकि जैसा हमने बोला कि हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, आज का टॉपिक है, तो हम लोगों को काइनेमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हम स्टार्ट करने वाले डायनेमिक्स से। लेकिन याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने बोला कि यहाँ पे हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ की कोशिश करते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है धरती में किसी भी प्रकार के जो मोशन है ना, उसका कारण होता है फोर्स। क्या होता है आपका, किसी भी प्रकार का जो मोशन होता है उसका कारण क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ पे लिखो डायनेमिक्स में, द रीजन ऑफ एवरी टाइप ऑफ मोशन, the region of every type of मोशन, हर प्रकार के मोशन का कारण क्या है यहाँ पर, इस फोर्स। विदाउट फोर्स कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती है, विदाउट फोर्स कोई भी बॉडी आपकी मूव नहीं कर सकती। ये बात आपको समझना है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे न्यूटन ने हमें बताए थे ऐसे लॉज, जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये प्रेडिक्ट किसने कर पाया था, न्यूटन ने। इसलिए इसको लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नाम से हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं, ध्यान से देखना। ओके, सो अब हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हमें पता है कि पहले जो फोर्स होती क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखना। अच्छा, अगर एक किसी चीज़ को मूव कराना है, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मूव कराना है, तो या तो आप इसको धक्का दे दोगे, पुश कर दोगे, हाँ है ना, या तो आप इसको क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे, किसी रस्सी से खींचोगे या उठाओगे तो इसको पुल कर दोगे। यानी इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो पुश करना या फिर
पुल करना। यानी पुश और पुल की वजह से जो मूवमेंट आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वही मूवमेंट का कारण क्या होता है, आपका फोर्स होता है कि नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया। यानी आप बोल सकते हो कि जो एक्शन क्रिएट किया जाता है हमारा पुश और पुल की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुश और पुल of any object is called, the push or pull of any object is called force. The push or pull of any object, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। this push or pull create the movement। ये जो पुश और पुल है ना, ये हमारा क्या क्रिएट करता है, मूवमेंट क्रिएट करता है ऑन बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया। आप याद रखना, कोई भी चीज अगर हमारा मोशन कर रही है वो फोर्स की वजह से होगी, और फोर्स एक प्रकार से आपका क्या होता है, पुश और पुल होता है। आया समझ में कि नहीं आया। देन इसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। देखो हम फोर्स को थोड़ा बाद में भी पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ में, पर हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला फोर्स जो हम देखने वाले हैं, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फर्स्ट जो फोर्स हम देखने वाले हैं वो है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरी क्या है हमारी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखना, जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट पे रखी होती हैं तो उन पे लगने वाला एक दूसरे पर फोर्स जो कहलाता है हमारा, वो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो व्हेन टू और मोर बॉडीज keeps contact with each other, keeps contact with, ठीक है, when two or more bodies keeps contact with each other, then the forces acting between them, then the forces acting between them is called contact forces, is called contact forces। ठीक है ना। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रखी होती है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो आप देखो जब आप हाथों को आपस में रगड़ते हो तो ये जनरेट हीट एनर्जी, हाँ है ना। लेकिन हीट एनर्जी क्यों रही, क्योंकि ये बॉडी इसको रोक रही है और ये बॉडी इसको रोक रही है, फिर भी हम रब कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा हीट जनरेट होता है। तो ऐसे ही प्रकार की इन दोनों हाथ के बीच में लगने वाली जो फोर्स है ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। दो बॉडीज के कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका जो एग्जाम्पल है, तो सबसे फेमस जो है वो है आपकी नॉर्मल रिएक्शन। इनको हम बाद में भी आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले इसी वीडियो में, पर हम सिर्फ बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी वो क्या है, आपकी नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो दूसरे नंबर पे आती है हमारी टेंशन। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो तीसरे नंबर पे सबसे फेमस आती है फ्रिक्शन। ये वो है जो हमको अभी पढ़ना है, एक्सेट्रा। समझ में आया कि नहीं आया। ये वो फोर्सेस है जिनको हमें अभी करंटली स्टडी करना है इसी वीडियो के अंदर। कौन कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को देखो ध्यान से। अगर हम लोग बात करें कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, तो देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो सारी फोर्सेस होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगे पर वो दोनों ऑब्जेक्ट उस समय कांटेक्ट पर ना हो। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि दिस इज द वन, अगर मैं ये पेन जो लिए हूँ, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। अगर इन दोनों को पास पास रख दो तो यह एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे,
पर बिना कांटेक्ट के भी हमारे मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपल कर देते हैं। तो याद रखना ऐसी फोर्सेस जो बिना किसी कांटेक्ट के लगती है उन फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऑल दोज फोर्सेस which acts between two bodies when they are not contact with each other। समझ में आया कि नहीं आया? वो सारी फोर्सेस, ठीक है ना, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही हैं, पर कब? जब वो दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो, वो आपकी कहलाती है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स का कौन सा आएगा? सबसे पहला एग्जांपल हमारा आ जाएगा, दिस इज विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्सेस है इनमें क्या कर रहे हो आप लोग? एक दूसरे को कांटेक्ट पे नहीं भी रख रहे हो, फिर भी वो एक दूसरे पे आपको क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा पा रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है, हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हमें क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस कराना है। समझ में आया कि नहीं आया? हमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को इंट्रोड्यूस कराना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने सुना होगा, एनर्शिया। मोशन बिना एनर्शिया के पढ़ना तो इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, लेकिन दिमाग में बात आती है कि एनर्शिया होता क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज करो एनर्शिया एक प्रकार का इस तरीके का एक्शन है कि जो होने वाले चेंज को रोकता है। सपोज करो अगर हम लोग चाहते हैं घर में कुछ नई चीज़ लाना और हमें कोई रोक देता है उस काम को करने के लिए कि नहीं ये चीज़ नहीं लाना है, जैसा है वैसे ही रहने दो, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना रोकने की, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनर्शिया। और जब हम उसे मोशन में पढ़ते हैं तो एक अलग चीज़ आती है। तो हेडिंग डालो एनर्शिया, एनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो एनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसमें वो क्या, एनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की कि वो होने वाले चेंज को रेसिस्ट कर सकता है। जो रेसिस्ट करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? एनर्शिया। तो एनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the tendency of an object to resist its change, to resist the change। जो भी चेंज होने वाला है उस चेंज को रोकना आपका क्या कहलाता है? एनर्शिया कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी चल रही है तो वो कोशिश करेगा कि जिंदगी भर गाड़ी चलती रहे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कोशिश करेगा वो जिंदगी भर आपका रेस्ट पे बना रहे। जब आप चाहोगे कि मोशन करने वाली गाड़ी को रोका जाए तो वहां पे एनर्शिया आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जब आप चाहोगे रेस्ट रखी हुई गाड़ी को मोशन पे ले आए तो वहां वापस से एनर्शिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि चेंज हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे ड्यूरिंग मोशन there are three types of inertia। देखो जब आप मोशन की स्टडी करते हो तीन प्रकार के इनर्शिया के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट वन इज inertia of rest, second one is inertia of motion, third one is inertia of direction,
डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन से हो जाएंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। तो देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। तो एक एक चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना? एनर्जी ऑफ रेस्ट मैंने डेफिनेटली बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही बना रहे, हो मोशन पे आने की कोशिश ना करे। जब भी आप उसे मोशन पे लाने की कोशिश करोगे तो वहां पे एनर्जी ऑफ रेस्ट क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ इट इज डिफाइंड एज क्या? इफ द बॉडी एट रेस्ट, इफ द बॉडी एट रेस्ट will be at rest until external force is applied on it. External force is applied on it. समझ में आया? अगर हमारी कोई बॉडी रेस्ट पर है, ध्यान से सुनना, तो हमेशा रेस्ट पर बनी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई दिक्कत है? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल देखो, बताऊँ मैं। अगर आप देखो बस अगर खड़ी हुई है, ध्यान से सुनना, बस अगर खड़ी हुई है और आप उस पर बैठे हुए हो, अचानक से बस जाने लगे, तो आपको पता है बस आगे की तरफ जाती है पर आप पीछे की तरफ जाते हो कि नहीं जाते? क्यों? क्योंकि बस तो आपके मोशन पे आ गई लेकिन हमारी बॉडी रेस्ट पे थी और वो अपने आप को काय पे रखना चाहती है? रेस्ट पे। तो वो कहाँ चली जाती है? पीछे। ठीक है, बस आगे जाती है, वो अपनी जगह पे रहती है, तो बस की वजह से हमको लगता है कि हम पीछे जा रहे होते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड आपका देखो क्या जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। Inertia of motion. Definitely if a body at rest, or if a body in motion will be in a motion until unless external forces applied on it. समझ में आया कि नहीं आया? इफ अ बॉडी इन मोशन विल बी इन अ मोशन, ठीक है, until unless external forces applied on it is called the inertia of motion। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है ना? इसका एग्जांपल देखो, अगर बस जा रही थी, उसके साथ हम भी जा रहे थे, अचानक से बस का ब्रेक लगा दिया तो बस रुक गई, लेकिन हम अभी भी जा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जो आगे की तरफ हमारा जाना होता है वो किसकी वजह होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? द लास्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखो कोई भी चीज अगर हम लोग क्या करें, डायरेक्शन में आने वाले चेंज को रोक दें। समझ में आया कि नहीं है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहे, ठीक है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो क्या हो जाएगा? if a body is moving in a fixed direction, if a body is moving in a fixed direction, then it keeps same direction until external forces applied on it। समझ में आया कि नहीं? ये आपका हो जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो इनर्शिया में हमने देखा, इनर्शिया जो होती है वो टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो होने वाले चेंज को रोकता है। वो कैसे हो रहा था?
पहला था इनर्सी ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे था तो हमेशा रेस्ट पे बना रहेगा। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा था तो वो जिंदगी भर क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में जाता रहेगा। इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन थी, क्या, ये चीजें तब तक सेम चलती रहेंगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग डालो आप लोग न्यूटन्स लॉज। तो देखो न्यूटन ने जो हमें 3 लॉ दिए थे वो लॉ मोशन को मोस्टली प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरी तरह से वैलिड होते हैं। याद रखना न्यूटन लॉ जो हमारे होते हैं या न्यूटोनियन जो फिजिक्स होती है वो केवल वैलिड क्या होती है उन सारे ऑब्जेक्ट के लिए जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, हम जो नेक्ड आइज के थ्रू देख पाते हैं उनमें न्यूटन लॉज बहुत आसानी से एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम चल रहा है स्पीड पे, तब भी हमारे न्यूटन लॉज बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं। याद रखना अगर ऑब्जेक्ट की साइज एटॉमिक लेवल पर जाती है और ऑब्जेक्ट की साइज के अलावा अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगता है तो हमारे न्यूटन लॉज इन एप्लीकेबल होते हैं। याद रखना, समझ में आया? तो न्यूटन लॉज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो न्यूटन लॉ में जो सबसे पहला लॉ था हमारा, दिस इज फर्स्ट लॉ। देखो फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जो हमने डेफिनेशन इनर्शिया में पढ़ी है वही एग्जैक्टली हमें न्यूटन ने दी थी। क्या दिया था, बस वहां पे रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को अलग अलग पढ़ा, उन दोनों को मिला दोगे स्टेटमेंट को तो आपका काय का स्टेटमेंट बन जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का। क्या था स्टेटमेंट, वहां पे रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। दूसरा कहता है मोशन वाला मोशन पे रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। अगर हम दोनों को मिला दें कि अगर रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा, मोशन वाला मोशन पे रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाई जाए, तो ऐसे को हम लोग इस लॉ को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if the object at rest will be at rest, and if the object is in motion, and if the object is in motion will be in a motion until unless external force is applied on it। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे बना रहेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ। आप बोल सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना वो बस वाला जो एग्जाम्पल था वो दोनों एग्जाम्पल आपके किस में आ जाते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी आते हैं। कि अगर बस रुकती है तो हम आगे जाते हैं, बस अचानक स्टार्ट होती है तो हम पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं ना वो बस से अटैच होते हैं। तो देखो पैर तो हमारे बस के साथ आगे चले जाते हैं जब बस स्टार्ट होती है चलना, पर हमारा जो ऊपर की बॉडी होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। और जब आप देखते हो कि बस रोकते हैं तो हमारे पैर तो रुक जाते हैं पर ऊपर की बॉडी नहीं रुक पाती है। तो दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, आपके न्यूटन के फर्स्ट लॉ के। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या, v। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि u हमेशा v रहेगा अगर क्यों, f एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है वो क्या रहा है, 0। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो हमारे यहाँ f लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारी वो 0 रहती है, इन दैट कंडीशन u बराबर v है। रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल भी 0 लगेगी, इनिशियल 10 है तो फाइनल भी 10 रहेगी। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप बोल सकते हो u बराबर हमेशा v होता है। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लिया। चलो अगला देखो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ। देखना न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर हम लोग करें, देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार से क्या होता था, द फोर्स इज directly proportional to the rate of change in momentum। समझ में आया कि नहीं आया, जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, मैं मोमेंटम का उसको पहले पढ़ाना मिस कर गया हूँ, मोमेंटम मैं अभी पढ़ा दूंगा, बस इतना याद रखना मोमेंटम बराबर, अभी मैं इस टॉपिक के बाद मोमेंटम करा दूंगा, मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो ध्यान से देखना, एफ इज नथिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के चेंज पे, पी से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी। कोई दिक्कत क्या, ध्यान से देखो, जब भी आप लोग कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो कांस्टेंट लाते हो तो ये हो जाएगा के डी अपॉन डी। हाँ है ना, यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, सो एफ बराबर हमको मिलता है डी अपॉन डी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो दिस पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। समझ में आया कि नहीं आया, हम पी की वैल्यू को उस इक्वेशन पे रखेंगे, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ध्यान से देखना P की वैल्यू को अगर हम रखें तो दिस इज F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी मास इंटू वेलोसिटी। हाँ है ना, तो ध्यान से देखो, आपको पता क्या करना, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अगर मास है तो उसका डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है कांस्टेंट चीज़ों का, उसको हम कहाँ फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते। तो अगर हम बाहर फेंक दे देंगे तो क्या मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डी अपॉन डी। तो फोर्स बराबर देखो डी अपॉन डी तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना, तो फोर्स बराबर क्या मिल गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत फेमस फॉर्मूला में से यही सुनते हो ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो फोर्स बराबर आपको यहाँ पे क्या मिला, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, अगर मास भी टाइम के साथ वेरिएबल है तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो देखना मास अगर कांस्टेंट नहीं है तो देख क्या हो जाएगा, एम पहले डी अपॉन डी टी। अब अगली बार में क्या हो जाएगा, v को आगे पटक दो, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, डी एम अपॉन डी टी। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेकिन ये कब है, जब मास आपका कांस्टेंट नहीं हो। 90% क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है मास 20 kg, 30 kg, 80 kg, 100 kg, अगर नंबर के तौर पे तो वो मास कांस्टेंट माना जाता है। लेकिन अगर दे दिया मास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और टी की वैल्यू बार बार चेंज होगी, तब आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मास आपका वेरिएबल है। यहाँ पे मास आपको कैसा मिलेगा, मास जैसे आपको दे दिया 10 kg नंबर के टर्म में, 20 kg ऐसा कुछ करके, तो ये कांस्टेंट मास है। लेकिन अगर बोल दिया m बराबर आपको दे दिया m नॉट एक्स स्क्वायर, तो ऐसे मास को आप नहीं कंसीडर कर सकते हो किसके अंदर, कि ये किस में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, फंक्शन के तौर पे आपको इसको यूटिलाइज नहीं करना है। तो ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ समझ में आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम बराबर हमने बताया कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, सो हमने इस चीज़ को लिखा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से जो आपको फोर्स निकल कर आती है,
फोर्स ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी निकल कर आती है। जो फोर्स होती है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ ही साथ ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करती है। समझ में आया कि नहीं? दूसरा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन, जिसको आप लोग पता क्या बोलते हो, दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है, याद रखना, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है अपनी बहन, बहन को अपन लोग किस नाम से बुलाते हैं, डाइन। सो दिस इज डाइन, और ये क्या हो जाएगा आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो ध्यान से देखो, फोर्स बराबर आपको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ठीक है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, केजी, मतलब मास का फॉर्मूला था एम। देखना ध्यान से, मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम, और देखो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू। सो व्हाट यू गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एम एल टी माइनस टू। ये फोर्स के बारे में देखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और ये उसका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, यहाँ पे देखो व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था न्यूटन लॉस के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखो, मोमेंटम इज डिफाइंड एज, मोमेंटम इज defined as, momentum is defined as product of mass and velocity। मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट के तौर पे, किस किस के प्रोडक्ट के तौर पे, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के तौर पे। ठीक है ना? तो देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, दिस इज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट्स से मोमेंटम भी आपका कैसा क्वांटिटी होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो देखो, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो ऐसे यूनिट की बात करें तो मास इज केजी और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, तो इस यूनिट विल बी, its unit is kg into meter per second, its unit is kg into meter per second. Wow, next is the dimensional formula. What will be dimensional formula? The mass is m, velocity is lt minus 1, so what will be dimensional formula, mlt minus 1. This is about the momentum. लेकिन एक दिमाग में बात आती, ध्यान से समझना, हमारे पास अच्छा खासा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, समझ में आ रहा कि नहीं आया? हम लोग वेलोसिटी से किसी भी चीज़ का मोशन के बारे में स्टडी कर पा रहे थे। वाई वी नीड द मोमेंटम, एनीबडी कैन डिफाइन, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। हमारे पास जब वेलोसिटी था तो हमें मोमेंटम क्यों निकालना पड़ा? तो इसका देखो एग्जाम्पल है कि अगर एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। आप सबको पता है जो 100 kg का ऑब्जेक्ट, जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। क्या सिर्फ वेलोसिटी को देख करके क्या एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर पाना, कंपैरिजन करना सही बात थी क्या? नहीं ना। लेकिन आपको ये पता है मास और वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट चेक करेंगे तो ये हमारा सेम रहना चाहिए, क्योंकि अगर मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मास कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग नॉर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ना पढ़ के हमने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, हमने इंट्रोड्यूस कराया मोमेंटम को। समझ में आया कि नहीं आया? हमने इंट्रोड्यूस किसको कराया, मोमेंटम को। नोट करो जल्दी से इसको। ओके, नाउ अब आता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ, हम उसको भी देख लेते हैं। देखो, हम लोग बहुत टाइम से, न्यूटन थर्ड लॉ तो बहुत फेमस एग्जांपल है,
कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हमारे दोस्त ने एक थापड़ जड़ा तो उसको सामने से दोस्ती न दिखा करके हमें दूसरा थापड़ उसको जड़ देना चाहिए। ये एक न्यूटन का नियम हमें कहता है, और सच्ची दोस्ती भी हमें यही कहती है कि बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए दोस्तों को। समझ में आया कि नहीं? तो न्यूटन थर्ड लॉ हमको एग्जाम्पलाइज क्या करता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज करो अगर मैं एक बॉल को दीवार पे मारता हूँ, ठीक है ना, तो जितनी तेज बॉल मैं दीवार पे मारूंगा उतनी तेज ही लौट कर आएगी कि नहीं आएगी? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक चीज समझना, दोनों में क्या हो सकता है, दोनों में मैग्नीट्यूड, जिस स्पीड से वो जा रहा है उतनी स्पीड से आए, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन आपको पता है दोनों में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इक्वल एंड अपोजिट वर्ड जो यूज किए जा रहे हैं ना न्यूटन थर्ड लॉ में, इक्वल मतलब होता है मैग्नीट्यूड और अपोजिट मतलब क्या होता है, डायरेक्शन की बात चल रही है फोर्स के। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी एक्शन हैज equal and every action has equal and opposite reaction। ठीक है, हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे द वर्ड एक्शन एंड रिएक्शन are equal, predicted that the magnitude of the force is same, the magnitude of force is same। the word opposite means the direction of both forces are the direction of both forces are opposite direction, are in opposite direction। समझ में आया कि नहीं आया? एवरी एक्शन है जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन होगा। जो वर्ड एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल की बात चल रही है उसमें इक्वल कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात चल रही है, सेम होने की। और जो अपोजिट होने की बात कर रही है वो किसकी चल रही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अपोजिट होने की बात चल रही है। तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट 1 रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 2, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स लगाएगा 1 वाला किस पे लगाएगा, दूसरे वाले पे लगाएगा, और ये दूसरा वाला किस पे लगाएगा, पहले वाले का। ध्यान से समझना। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ 2 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ 1 2 से। तो देखो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं तो वो बोल रहा है कि जो फोर्स ऑन 2 1 का वेक्टर फॉर्म है वो निगेटिव, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर जब इक्वल और अपोजिट होते हैं ना तो उसमें निगेटिव साइन आ जाता है। तो ये क्या बता रहा है, अपोजिट नेचर। ये क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से ही तो वेक्टर बनता है। तो इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था आपका, सेम। सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बता रहा है आपका, मैग्नीट्यूड सेम। तो ये आपका कहलाता है न्यूटन का थर्ड लॉ। जब भी आपको कहीं पे न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव करना पड़ेगा, आपको ये दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले आपको वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड को इक्वल लाना पड़ेगा। जो भी चीज़ इस दोनों चीज़ों को फॉलो करेगी वही कहलाएगी आपकी, कोई एक से काम नहीं चलेगा। न्यूटन थर्ड लॉ को वो फॉलो कर रही है या नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग, न्यूटन का जो लॉ होता है उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ जो होता है ना उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, या फिर सबसे बोल दिया जाए कि ब्रह्मास्त्र टाइप का है वो लॉ। तो आपसे बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आगे हमसे यहाँ पे बोला गया कि अब आगे क्या होने वाला, तो अब हम स्टडी करने वाले हैं प्रूफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ। आपको क्या करना है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का प्रूफ करना है। प्रूफ
द न्यूटन फर्स्ट लॉ with the help of सेकेंड लॉ। आपको क्या करना है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है, और वो भी किसकी मदद से प्रूव करना है, सेकेंड लॉ की मदद से प्रूव करना है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। समझ में आया कि नहीं है। दूसरा अपन ने देखा ये थोड़ी देर बाद गया, ये मास यहाँ पे पहुँच गया, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, आपकी v है। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको बताया था यू हैव टू इक्वेट u इज इक्वल टू वी, यू इज इक्वल टू वी आपको लेकर आना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता था, dp अपॉन dt, हाँ है ना, फोर्स बराबर dp अपॉन dt। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता था, एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, जीरो, तभी आपका क्या हो जाता है, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बना रहता है, मूविंग वाला ऑब्जेक्ट मूविंग पे बना रहता है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, दिस विल बी, हमने जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है उसको क्या कर दिया, जीरो। अगर हम यहाँ जीरो कर देंगे तो dp अपॉन dt जीरो। आप सब लोग जानते हो किसी भी चीज का डिफ्रेंसिएशन जीरो कब होता है, जल्दी बताओ। किसी भी चीज का डिफ्रेंसिएशन जीरो तब होता है जब वो हमारी चीज कांस्टेंट होती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है। मोमेंटम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, हाँ है ना। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है हमारे फाइनल के, तभी तो वो कांस्टेंट है। जब हमने शुरू में देखा और जब हमने बाद में देखा, अगर दोनों वैल्यू हमारी सेम निकल कर आ रही थी तो हमने देखा पी आई बराबर आपका पी एफ है। कोई दिक्कत क्या। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमें पता है इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, सो दिस इज m इंटू यू, और ये क्या हो जाएगा m इंटू वी, m से m कैंसिल, तो u बराबर v निकल कर आ गया कि नहीं आ गया, u बराबर क्या निकल कर आ गया, v निकल कर आ गया। तो आप देखो ध्यान से, हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर f एक्सटर्नल हमारा जीरो है तो u बराबर हमारा किसके निकल के आना चाहिए, v के निकल के आना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं, आप बोलोगे कि इफ u इज जीरो, अगर u जीरो है तो v भी जीरो होगा, और u बराबर अगर कुछ भी वैल्यू निकल आएगी, मान लो u बराबर अगर 10 है तो v बराबर भी क्या निकल के आ गया, 10। u बराबर जीरो तो v बराबर जीरो, और अगर u बराबर 10 है तो v बराबर क्या हो जाए, 10। तो आप क्या बोल सकते हो, हियर इट इज क्लियर दैट if the net external force, if net external force is same, then state of motion will remain same, state of motion will remain सेम। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो आपका स्टेट ऑफ मोशन सेम रहता है। अगर वो मूव कर रहा होगा तो मूव करता रहेगा, और अगर वो स्टेशनरी रहना होगा तो स्टेशनरी बना रहेगा। ये आपने देखो सेकेंड लॉ की मदद से फर्स्ट लॉ को प्रूव कर लिया, इसलिए सेकेंड लॉ को यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं मैकेनिक्स का, ठीक है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हेडिंग डालो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारा अगर डेरिवेशन करते हैं तो पहले तो होता क्या है, द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी आप क्या बोल सकते हो, द मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, द मोमेंटम कैन नाइदर बी created nor be destroyed, ठीक है। मोमेंटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर,
समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम अगर आपका कंजर्व रहता है, यानी आप बोल सकते हो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। यानी आप देखो दिस इज पी आई एंड दिस इज इक्वल टू पी एफ। अगर इसको इस साइड ले आओ तो पी आई माइनस पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? पी आई माइनस पी एफ बराबर जीरो। इसी चीज़ को हम लिखते हैं चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर जीरो, दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ से पी आई बराबर पी एफ, पी आई माइनस पी एफ बराबर जीरो और डेल पी बराबर जीरो। अगर कोई बोले इसका प्रूव करके दिखाओ ना, तो आप सेम इस तरीके से करके यहाँ पर छोड़ देना पी आई बराबर पी एफ पे, तो यही डेरिवेशन आपका इसमें काम आ जाएगा। समझ में आया? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना मोमेंटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो आप लोगों ने कल एक वीडियो देखी थी जिस पे हम लोगों ने कॉलिजन के बारे में समझाया था, वो कॉलिजन में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन आता है रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन। हेडिंग डालो, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको देखना, रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना, मान लेते हैं कि दिस इज़ अ गन, ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना। दिस इज़ द गन और इसके अंदर हमारी बुलेट रखी हुई है पहले इनिशियल स्टेज में, ठीक है। गन है, गन के अंदर हमारे क्या बुलेट रखा हुआ है। मान लेते हैं गन का मास m है और इसका मास स्मॉल m है। बुलेट का मास क्या है, स्मॉल m, और गन का मास क्या है, ठीक है ना। गन का मास कैपिटल M, बुलेट का मास स्मॉल m। जब आप इसको फायर करोगे तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा बंदूक चलाते हैं जब, तो एक झटका मिलता है ना हाथ को पीछे की तरफ जाने का, है ना, उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो देखोगे तुम यहाँ पे दिस विल बी, ये जो स्मॉल m वाली बुलेट है ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट से जाने लगी, और ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है vg, तो ये आपका कैपिटल M मास वाली। समझ में आया कि नहीं? हमसे बोला गया कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो हमने देखा कि हमने पढ़ा है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम। क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। आपने देखा कि ये जो कैपिटल M मास वाला गन थी ना, इनिशियली जीरो वेलोसिटी पर थी, है ना, प्लस स्मॉल m वाला जो ऑब्जेक्ट था वो भी क्या जीरो वेलोसिटी पे था, बराबर। देखो कैपिटल M आपका किस वेलोसिटी से मूव करने लगा, vg, यानी गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी से, और यहाँ पे देखो स्मॉल m वाला मूव करने लगा vb। याद रखना अपोजिट साइन का हमें पता चलेगा जब इस वाले फॉर्मूले में नेगेटिव निकल कर आएगा। तो देखो ये पूरा टर्म तो जीरो ही है ना, तो आप बोल सकते हो m इंटू वी जी प्लस स्मॉल m इंटू वी बी बराबर जीरो। तो vg बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दिस विल बी माइनस स्मॉल m डिवाइडेड कैपिटल M और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये आपका कहलाएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इस वीडियो में देखो हमने क्या किया, एनर्शिया के बारे में पढ़ा, एनर्शिया के अलावा हमने क्या पढ़ा, तीनों न्यूटन के लॉ देखे, न्यूटन के लॉ में क्या क्या हमें चीज़ चेक करनी पड़ती है हमने वो देखी, ठीक है ना। एक आपसे और कभी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि अगर आप एक सीमेंटेड सरफेस पे कूदते हो और यहाँ पे आप यहाँ देखो बालू वाले एरिया पे कूदते हो सैंड वाले में, किस पे ज़्यादा आपको लगेगा, तो आप सबको पता है सीमेंट पे कूदोगे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप बालू पे कूदोगे तो नहीं टूटेंगे। ऐसा क्या होता है? तो ध्यान से देखना, F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। अगर देखें तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टाइप का कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो देखो आपको पता है जब आप सीमेंट पे कूदोगे तो आप तुरंत स्टॉप हो जाओगे, लेकिन जब आप बालू पे कूदोगे तो आप थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा स्टॉप होने में, क्योंकि बालू धंसती है कि नहीं धंसती है, और अगर आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा तो फोर्स क्या आपकी बॉडी पे कम लगेगा। इसलिए आप बोल सकते हो जब आप सीमेंटेड सरफेस पे कूदते हो तो आपको ज़्यादा लगता है, पर आप जब सैंड में कूदते हो तो आपको रिएक्शन टाइम ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से आपको फोर्स आपकी बॉडी पे कम लगता है और आपके हाथ पाँव कम टूटते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लोगों का देखो, यहाँ से हम लोगों ने जो ये जो वीडियो पढ़ी है, इस वीडियो में हम लोगों ने फोकस क्या किया है, इस वीडियो में हमने फोकस किया है पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन।
इस वीडियो में इनर्शिया हो गया, इस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, इस वीडियो में रिक्वाइल्ड वेलोसिटी ऑफ गन हो गई। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है वो फोर्सेस के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो जब भी हम मिलेंगे तब हम फ्रिक्शन, टेंशन और आपका नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो आज के लिए मिलते हैं।